नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कुछ स्पेशल करते हैं। हाँ, आज स्पेशल करेंगे और स्पेशल में ये करेंगे कि अभी तक हम कर रहे थे सेंट्रल लेवल के एसएससी का सीजीएल का पेपर, जिसमें से जीके जीएस का कर रहे थे डिस्कशन। लेकिन आज एग्जाम को देखते हुए अगले महीने में जो एग्जाम होने वाला है बिहार एसएससी का, है ना। बिहार एसएससी के कंबाइंड लेवल का भी, मतलब कि सीजीएल का भी, और एलडीसी का मतलब कि इंटर लेवल एसएससी का भी, है ना। तो उसका एसएससी का करेंगे। इसमें कौन करेंगे तो ध्यान रखेंगे, टेक्स्ट बुक में जो आप देखेंगे, अगर टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन है, 25 सेट है। तो 25 सेट का पूरा डिस्कशन कर देंगे हम 1 to 1, है ना। लेकिन पहले आज जो हम करेंगे वो रहेगा ये आज का, कि 1 से लेकर के 50 तक का जो आपका जीके पूछता है, जनरल स्टडी जो रहता है उसको करेंगे। हालांकि फिर 25 को साइंस रहता है, फिर 25 को मैथ रहता है, 25 को रीजनिंग रहता है। तो जनरल स्टडी 50 को और 25 को या 26 को जो साइंस रहता है उसका पूरा का पूरा कर देंगे। लेकिन आज के इस सेशन में रहेगा सिर्फ जनरल स्टडी, जो 1 to 50 होता है, मतलब 150 तक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और याद रखेंगे, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा ट्रिक भी कर देंगे, है ना। तो मजा आएगा सुन के, आप सुनिएगा, है ना। और जहां जहां पे ट्रिक करेंगे तो उस ट्रिक को चाहे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इन छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था। हाँ, ये बहुत फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार पूछ चुका है, बिहार दरोगा में पूछता है, बीपीएससी में पूछता है और बिहार एसएससी में भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, देखो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जी आर्चर। डब्ल्यू जी आर्चर उस समय मजिस्ट्रेट था जो वहां पे पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। याद रखेंगे नाम डब्ल्यू जी आर्चर। आर्चर का मतलब रखेंगे आर्चर चलाया था गोली, ठीक है। यहां से मतलब घटना दिया है किसका, घटना दिया है भारत छोड़ो आंदोलन का। अगर पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था तो 1942 को बोलेंगे। 42 कब शुरू हुआ था, 1942 को। याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक सभा रखा गया और उस सभा में यह तय किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा 8 अगस्त को। लेकिन 8 अगस्त के रात हुआ और मतलब सुबह, मतलब कि 9 अगस्त के सुबह ही ब्रिटिश सरकार ने चलाया ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के जितने भी प्रसिद्ध नेता थे उस सब को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिएगा, सुबह ही मतलब भोरे भोरे, है ना। ताकि भारत के लोगों को मौका ही नहीं मिला प्रदर्शन करने का। तो याद रखेंगे ये घटना 8 अगस्त को बैठक हुआ था और 9 अगस्त को आंदोलन करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन 9 अगस्त के भोरे भोरे सबको पकड़ लिया। ऑपरेशन का नाम रखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर। और वही 9 अगस्त के बाद जस्ट 2 दिन के बाद जहां लिखा हुआ 11 अगस्त 1942 को जो पटना में छात्रों ने आंदोलन किया था वही भारत छोड़ो आंदोलन वाला, उसी को जो है डब्ल्यू जी आर्चर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप रखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा शारजाह स्टेडियम। शारजाह स्टेडियम जो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, यहाँ पे बनाया गया जो स्टेडियम है शारजाह स्टेडियम, इसी का एक स्टैंड का नाम दिया गया है सचिन तेंदुलकर के सम्मान में, सचिन तेंदुलकर स्टैंड। तो ये याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। हाँ, भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन 1 में है यशवंत सिन्हा। जी हाँ, यशवंत सिन्हा रहे हैं। दूसरा में है वीके कृष्ण मेनन। नहीं, ये भारत के वित्त मंत्री कभी नहीं रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे, वीके कृष्ण मेनन भारत के अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन 3 में है अरुण जेटली। अरुण जेटली तो बहुत फेमस वित्त मंत्री रहे हैं, सब जानते हैं। और एक और है टीटी कृष्णमाचार्य। टीटी कृष्णमाचार्य भी रहे हैं अध्यक्ष शुरुआत के दिनों में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री कौन नहीं रहे हैं, तो वीके कृष्ण मेनन इसके वित्त मंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में है बयान करने वाला कौन कौन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बार बार पूछता रहता है। जो 1897 में क्रांति हुआ था, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांति,
है ना, वहां से बार बार सवाल बनता रहता है कि किस क्षेत्र से या किस शहर से कौन लड़ाई में नेतृत्व किया था, है ना। तो यहाँ सवाल ये बनता है, इसमें मिलाने वाला दिया हुआ है कि मौलवी अहमदुल्ला, ये मौलवी अहमदुल्ला जो है ये है फैजाबाद से, फैजाबाद शहर से लड़ाई लड़ा था, नेतृत्व किया था कौन, मौलवी अहमदुल्ला। मंगल पांडे तो सब जानता है, बैरकपुर छावनी से यही शुरुआत हुआ था, तो मंगल पांडे जो कौन, बैरकपुर छावनी से। सी में दिया हुआ बख्त खान, बख्त खान लड़ाई लड़ा था दिल्ली से, है ना। कहीं कहीं पे दिल्ली से रहेगा, एक सबसे फेमस रहेगा जिसमें रहेगा फिरोज शाह, जिसमें रहेगा कौन, मुगल काल के सबसे जो अंतिम शासक था, मुगल काल का सबसे अंतिम शासक था, है ना, वो रहेगा। लेकिन यहाँ पे उसका जो सैनिक था उसका नाम दिया हुआ बख्त खान के, तो बख्त खान भी आंसर आता है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली से रहेगा कौन, बख्त खान रहेगा। और एक ऑप्शन दिया हुआ नाना साहब, नाना साहब कहाँ से, कानपुर से, जो सब जानते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको मिलाना है। अगर कहीं पे इसी में रहेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन था, तो आप देखेंगे इलाहाबाद से था लियाकत अली। और कोई बोलेगा पटना से कौन था, तो देखेंगे पटना से पीर अली। अगर कोई बोलेगा लखनऊ से कहाँ कौन था, तो लखनऊ से था कौन था, हजरत मोहम्मद हजरत बेगम, है ना। याद रखेंगे कहाँ से, लखनऊ से। अगर कोई पूछे ग्वालियर से कौन था, तो झांसी की रानी, है ना। और झांसी से वही था, वही थी। तो कुछ कुछ शहरों के नाम है और उसे वहां से कौन नेतृत्व किया था, ये सबको याद रखेंगे। जितना बताएं वहां तक याद रखिएगा, काम हो जाएगा। एक आंसर रख सकते हैं पटना से, कहीं कहीं पूछ, अगर पूरे बिहार से पूछेगा तो वहां पता है जगदीश चंद्र का नाम, जगदीश सिंह का नाम, है ना। आरा से रहे, बक्सर से रहे, वही बाबू कुंवर सिंह जगदीश सिंह होता है, जगदीश सिंह, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि किसने एक असामान्य खोज में सौरमंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज किया। हाँ, सौरमंडल के बाहर लाल ग्रह की खोज किया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन इसको आदत लेंगे कि सौरमंडल के बाहर एक लाल ग्रह खोजा गया था, जो खोजा था कौन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये यूरोपीय आयोग का टेलीस्कोप है, इसे पता लगाया गया था। ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संविधान के भाग और उसके विवरण के संबंध में कौन सा युग मेल नहीं खाता। तो मेल नहीं खाता ऑप्शन 1 है कि मतलब भाग 10 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, ये सब नहीं है ना, बाकी सब सही है ना। मतलब कि भाग 4 में राज्य के बारे में, सॉरी भाग 6 में राज्य के बारे में है, भाग 5 में संघ के बारे में है, भाग 8 में संघ शासित प्रदेश के बारे में है। एक बार जितने भी संविधान के भाग हैं सब के बारे में हम बोलते हैं किस किस भाग में क्या क्या है, एक बार सुन के आप नोट कर लेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। सुन लीजिए, भाग 1 में संघ और उसके राज्यों के बारे में, भाग 2 में हो जाएगा आपको, भाग 2 हो जाता है नागरिकता के बारे में, भाग 2 हो जाएगा नागरिकता के बारे में, भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में, भाग 4 के का मौलिक कर्तव्य के बारे में, भाग 5 संघ के बारे में, भाग 6 राज्यों के बारे में, भाग 7 राज्यों के कुछ कर्तव्य के बारे में भाग 7 में, और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है भाग 8। भाग 9 में रखेंगे पंचायती राज या सहकारी व्यवस्था या पंचायती संगठन, इस सब के बारे में कहीं पे रहेगा पंचायती राज, नगर पालिका या सहकारी क्षेत्र, सहकारी योजना, तो इस सब आता है कहाँ पे, भाग 9 में। भाग 10 में आपको रखना है SC ST के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। SC ST मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन किया गया भाग 10 में। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया भाग 11 में। भाग 12 जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ फर्स्ट, वित्त, संपत्ति, संपदा, इस सब को भाग 12 में दर्शाया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संपदा, है ना, भाग 12 में। भाग 13 में है वाणिज्य व्यापार से संबंधित बातें, भाग 13 में, है ना, याद रखेंगे। भाग 14 जो है वो है कि राज्य के अधीन संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं रहेगा, तो भाग 14। भाग 15 में निर्वाचन हो जाएगा। भाग 16 में हो जाएगा आपको SC ST के कुछ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, इसमें लोक नियोजन भी आता है भाग 16। भाग 17 में होता है आपको भाग 17 में आ जाएगा तो होता है भाषा, भाग 18 में आपातकाल, भाग 19 में होता है कुछ आपातकालीन सेवाओं के बारे में भाग 19 में, और भाग 20 में होता है संविधान संशोधन के बारे में।
संविधान संशोधन के बारे में। भाग 21 में कुछ अवशिष्ट शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है और भाग 22 में राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र, राज्यों की सीमाएं, उसमें परिवर्तन आदि के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक हम बता दिए हैं। सवाल रखेंगे नहीं तो फिर से दोबारा लिख के दोबारा सुन के नोट कर लो, ठीक है। इस तरह से आप 22 भाग पता रखिएगा, सवाल से बनते रहता है। चलिए क्वेश्चन 7 में आते हैं। मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? हाँ, मूंगा रेशम का उत्पादन जो होता है वो होता है असम में। मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ पे होगा? असम में होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। मूंगा रेशम हो जाएगा कहाँ पे? असम में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा। अच्छा, ये 2023 का करंट अफेयर है और अब हम लोग आ चुके हैं 2026 में। एग्जाम भी होगा आपको 2026 में, तो इतना पीछे वाला नहीं पूछेगा करंट अफेयर, खास करके ये सब टाइप का, है ना। यहाँ पे कर देते हैं आंसर इसका। राजकोषीय घाटा जो था 2023 के लिए वो था 5.9%, है ना। जो नहीं है, जो अभी हम करंट अफेयर करेंगे उसको आप देखिएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो सब जानता है, पूरा दुनिया जहां जानता है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। क्वेश्चन 10 में है पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ा गया था? हाँ, पानीपत का प्रथम लड़ा गया था कौन? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये तो सब जानता है ना। याद रखेंगे, ये लड़ा गया था कब? ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध याद रखेंगे, है ना। पानीपत में 3 युद्ध हुआ है, ये 3 युद्ध हुआ है, 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। पहला जो हुआ है वो हुआ है बाबर और यही इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा जो हुआ है वो हुआ है अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में रखेंगे। दूसरा पानीपत का युद्ध कब? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से पानीपत का ये प्रथम। अच्छा, अगर बात करें कि बाबर के बारे में, तो बाबर प्रमुख रूप से लड़ा है 4 लड़ाई, जो आप बात करते हैं ट्रिक से, जो आप बात करते हैं किससे? ट्रिक से। इसमें ट्रिक होता है क्या कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा जमा करके घाघरा खरीदा, चंदा जमा करके चल गया, है ना। कैसे कैसे बोले हैं? तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी फिर से बोल देते हैं। बाबर आया, तो बाबर मतलब क्या आया था 1526 में, पानी पिया, खाना खाया, है ना, चंदा जमा किया और घाघरा खरीद के चल गया। तो पहला हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। 1527 में होता है खाना खाया, मतलब कि खानवा का युद्ध, है ना। 1528 में होता है चंदा जमा किया, मतलब चंदेरी का युद्ध। और 1528 में होता था घाघरा का युद्ध। इसको याद रखेंगे अच्छा से, क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत बार बनते रहता है। ऐसा करना है इसको कि बाबर आया, इसको याद रखते हैं ट्रिक से, है ना। हालांकि ये ट्रिक बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे, नहीं जाने तो याद कर लीजिए। इसको बोलेंगे बाबर आया, तो सही बात है, आया और आके क्या क्या किया, तो याद रखेंगे पानी पिया, है ना, खाना खाया और चंदा जमा करके, है ना, चंदा जमा करके घाघरा खरीदा, चंदा जमा करके घाघरा खरीदा और मर गया। ठीक है, ऐसा रखेंगे। पानी पिया मतलब कि पानीपत का युद्ध। पानीपत क्या? पानीपत का युद्ध ये होता कब? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। खाना खाया मतलब कि खानवा का युद्ध। खाना खाया मतलब हो जाएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, जस्ट 1 साल के बाद है। चंदा जमा किया मतलब चंदेरी का युद्ध। चंदा जमा किया मतलब चंदेरी का युद्ध हो जाएगा क्या? 1528 ईस्वी में। और घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हो जाएगा 1529 ईस्वी में। और मर गया था 1 साल के बाद 1530 में। 1530 में मर भी गया था ये बाबर। ठीक है, तो याद रखेंगे। पानीपत में जो युद्ध हो रहा था बाबर, वो लड़ा था किसके साथ? वो लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। ये युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। ध्यान रखेंगे, सब युद्ध में बाबर जीता है ना। बाकी जो रहेगा हारा है। इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा में लड़ा था ये राणा सांगा के साथ। ये लड़ा था किसके साथ? राणा सांगा के साथ। चंदेरी में लड़ा था मेदिनी राय के साथ। चंदेरी का लड़ा था किसके साथ? मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का जो लड़ा था ये अफगानों के साथ। ये लड़ा था किसके साथ? अफगान सेनाओं के साथ। तो इस तरह से 4 प्रमुख युद्ध लड़ा है कौन? बाबर। इसी में से एक रहेगा 1539 में
1539 और एक याद रखेंगे 1540 में। 1539 में लड़ाई हुआ था जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध, जिसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। और 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। 1540 में कन्नौज, इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा जगह 1539 और कन्नौज जगह बिलग्राम जगह 1540। इसमें रहा था इसमें रहा था कौन? हुमायूं। इसमें रहा था कौन? हुमायूं। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, और ये भी था हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। तो इस तरह से कुछ जो युद्ध फेमस हुआ है उसको आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बार बार बनते रहता है, एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। ठीक, तो ये था कुछ इस तरह से इसका युद्ध, है ना। और सॉरी तो इस तरह से कुछ युद्ध था, है ना। ये हो गया यहाँ तक, और अब आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको आईफा कहते हैं, आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता था? तो ये तो बहुत तेज का है ना। हालांकि कर देते हैं, आईफा 23 में जीता था ऋतिक रोशन, और महिला में पूछेगा तो जीती थी आलिया भट्ट जीती थी, है ना। गंगूबाई कठाईवाड़ी के लिए क्वेश्चन नंबर 11। 12 में है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध? बहुत फेमस क्वेश्चन है डालमिया नगर। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? डालमिया नगर। इसको अच्छे से इज्जत से याद रखेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाँ, ये जब मोदी जी गए थे जापान और बोले थे हमको दीजिए बुलेट ट्रेन, है ना, तो उसी के संबंध में समझौता हुआ है, जिसमें से जापान बोला है कि हम जो है 4 वो बनाएंगे। क्या? स्टेशन 4 स्टेशन पर बात किया गया, तो इस पर आंसर देगा कौन? 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? अच्छा, सिक्किम में जनजाति आता है लेप्चा जनजाति, तो वो भाषा में बोलता है वही जिसको बोलता है लेप्चा। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा लेप्चा भाषा, और वही होता है लेप्चा जनजाति भी, याद रखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि कौन सा देश एक लैंड लॉक देश है ना। लैंड लॉक देश है अफगानिस्तान। लैंड लॉक का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई देश है, उसके चारों तरफ भी कोई देश ही है, कोई समुद्र से उसका इलाका नहीं लगता है। कोई देश जिसका कोई समुद्र से इलाका नहीं लगता है उसको बोलते हैं लैंड लॉक देश, है ना। तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके अगल बगल में कोई समुद्री इलाका नहीं है, समुद्र नहीं है, मतलब उसके अगल बगल में कोई देश ही है ना, उसको बोलते हैं लैंड लॉक देश, रखेंगे। और अगर कहीं रहेगा डबल लैंड लॉक मतलब कि दोहरा लैंड लॉक, तो उसमें से एक याद रखेंगे। एक, हालांकि डबल लैंड लॉक 2 ही देश है अभी तक, एक है उज्बेकिस्तान और एक है लिंचेस्टीन, है ना। तो हालांकि उज्बेकिस्तान बहुत फेमस क्वेश्चन में पूछते रहता है, लेकिन उज्बेकिस्तान क्या है? डबल लैंड लॉक देश है, उसमें किसी देश के साथ जो है उसमें समुद्री इलाका नहीं है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया? हाँ, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है गौरी खान, है ना। ध्यान रखिएगा, गौरी खान लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन, है ना। जो गौरी खान शायद इसकी पत्नी है शाहरुख खान की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है पश्चिमी घाट में पर बड़ा अंतर है। अच्छा हाँ, पश्चिमी घाट में जो दर्रा है, जो दर्रा का नाम है पालघाट दर्रा, उसमें सबसे बड़ा अंतराल है, मतलब कि बहुत लंबे लंबे गैप पर उसमें पहाड़ है, तो उसको बोलते हैं बड़ा अंतराल है ना। ध्यान रखेंगे, पालघाट ये पश्चिमी घाट के सह्याद्री भाग में मुंबई में है, याद रखेंगे पालघाट। देखो, पश्चिमी घाट से संबंधित लगते हुए जो पहाड़ी है जिसको सह्याद्री स्वरूप इधर बोलते हैं, सह्याद्री उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर बोलते हैं उसी को नीलगिरी पर्वत। तो इसमें 4 प्रमुख रूप से दर्रा है, 4 दर्रा इसमें स्थित है। तो 4 दर्रे पर हम बारे में बोलते हैं कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, किसको किसको जोड़ता है, सवाल सबसे बनते रहता है। सबसे पहला रखेंगे भोर घाट, सबसे पहला आज रखेंगे कौन? भोर घाट दर्रा। सबसे फर्स्ट में आप रखेंगे कौन? भोर घाट दर्रा। ये भोर घाट दर्रा जो है वो जोड़ता है मुंबई को किससे? पुणे से। अब देखेंगे भोर घाट दर्रा मुंबई को जोड़ता है पुणे से। एक देखेंगे पाल घाट दर्रा, एक देखेंगे कौन? पाल घाट दर्रा, ये जोड़ता है मुंबई को नासिक से, जोड़ेगा मुंबई को नासिक से, है ना। एक रखेंगे थाल घाट दर्रा, है ना, ये सॉरी थाल घाट जोड़ता है किसको? मुंबई को नासिक से।
अगर रहेगा पाल घाट तो पाल घाट जोड़ता है आपको, ये है अच्छा ये कहाँ पे है, ये है आपको साउथ इंडियन, साउथ इंडियन मतलब कि बंगलौर में, ये जोड़ता है किसको, बेंगलुरु से जोड़ता है सॉरी ये जोड़ता है कर्नाटक से बेंगलुरु को, है ना। और एक हो गया कौन, सेनकोट, सेनकोट जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से लेकर के एक जगह है पेरम्बूर, वहां तक जोड़ता है वो, है ना। तो ये सब कुछ दर्रा है जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो हम सवाल बनते रहता है। ये हो गया कहाँ पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 14-15 होगा, हाँ चलिए, हाँ ये 17 क्वेश्चन था, 17 था ये, है ना। अब आइए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा होगा, ये होगा इटली में। अच्छा इसका नाम बताते हैं एक ट्रिक, ये हमेशा काम करेगा जब तक जिएंगे तब तक काम करेगा, है ना। देखो बताते हैं एक ट्रिक, कैसे, देखो आज तक ना जाफर की अम्मी गरमाया, इसका एक ट्रिक है, जाफर हम अपने से बनाए हैं, जाफर की अम्मी गरमाया बार बार, इसको आप रखेंगे, है ना। जाफर की अम्मी गरमाया बार बार, आना जा से हो जाएगा जापान, जा से जापान, और फर से हो जाएगा फ्रांस, अम्मी से हो जाएगा अमेरिका, और गरमाया साथ रखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, गरमाया साथ रखेंगे क्या, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और बार बार साथ रखेंगे ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन पड़ता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखें, सबमिट कर देते हैं। ये शुरू हुआ है 2020 में, कहाँ पे, जापान में, 2020 के बाद 24 में कहाँ पे होगा, 2020 के बाद होगा कहाँ पे, 24 में फ्रांस में हुआ था, 24 के बाद हमेशा 4 साल बाद होता है ओलंपिक, गीत जब होता है 4 साल के बाद, 24 के बाद 28 में कहाँ पे होगा, 2028 में अमेरिका में, और 28 में होगा कहाँ पे, 2032 में कहाँ पे प्रस्तावित है, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, रखेंगे। ये ट्रिक आज कर लिए तो 2032 तक आपको नहीं करना पड़ेगा। खास कौन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना। ध्यान रखेंगे जहां पे ग्रीष्मकालीन होता है वहीं पे पैरा पैरा ग्रीष्मकालीन भी होता है, और जहां पे शीतकालीन होता है वहीं पे पैरा शीतकालीन भी होता है ना। तो उसको रखना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है क्या, जाफर की अम्मी गरमाया बार बार, मतलब कि जापान में 20 में हुआ था, फ्रांस में 24 में हुआ, फिर अमेरिका में 28 में होगा, और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 32 में होगा। ये था कौन, ग्रीष्मकालीन का। और एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, इसको रखेंगे, इसका भी ट्रिक बनाए हैं, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे पचाओ, इसका याद रखना, पचाओ चीनी इटली ठंडी में, पचाओ चीनी इटली ठंडी में, कैसे, तो फ्राई करके, है ना, पचाओ चीनी इडली ठंडी में फ्राई करके, पचाओ चीनी इडली ठंडी में फ्राई करके। और रखेंगे पचाओ से होता है प्योंगचांग, प्योंगचांग होता है दक्षिण कोरिया में, तो दक्षिण कोरिया में 2018 में, 2018 का अच्छा ठंडी से रखेंगे क्या, ठंडी से याद रखेंगे शीतकालीन ओलंपिक, ठंडी से रखेंगे क्या, शीतकालीन ओलंपिक। तो शीतकालीन ओलंपिक का जो 2018 का गेम था वो कहाँ था, हुआ था दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग शहर में। फिर 18 के बाद कहाँ पे आएगा, 2022 में, तो 2022 में था कहाँ पे, चीन में, 2022 में चीन में, और 26 में होगा कहाँ पे, इटली में। यही क्वेश्चन था आपसे कि 26 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, इटली के मिलान शहर में होगा, मिलान शहर में याद रखेंगे, है ना। और ठंडे से होगा शीतकालीन, और फ्राई से याद रखेंगे फ्रांस, 26 के बाद 30 में, मतलब 2030 में कहाँ पे होगा, तो फ्रांस में प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से 2 पीरियड आगे और 2 पीरियड पीछे, दोनों का हो जाएगा आपको यहाँ से, ठीक। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक को कर सकते हैं आप यहीं पे एक ही बार में फुल टू हाथ, ठीक है। चलिए और अब आगे आते हैं, है ना, इसमें बार बार लॉक लग जाता है। चलिए और अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में कि मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र प्रदेश से है। अच्छा ये करंट अफेयर 2023 का है, तो ये है जम्मू कश्मीर का, इसलिए कुछ करेंगे नहीं क्योंकि 23 का करंट अफेयर आपको पूछने काम देने वाला नहीं है। 20 में है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है।
भारत के राज्य मनाया जाता है कौन, ड्री उत्सव। तो ड्री उत्सव मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, आप रखेंगे ड्री उत्सव मनाते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। आप रखेंगे अगर रहेगा असम का सबसे फेमस क्वेश्चन, तो असम का सबसे फेमस क्वेश्चन है बिहू। आप रखेंगे सबसे सबसे फेमस क्वेश्चन कौन, बिहू। और नागालैंड का सबसे फेमस क्वेश्चन है हॉर्नबिल, तो सबको जानता है। और मणिपुर का ये यांग, ये सांग आप रखेंगे, ये सांग जो त्योहार है उनका सबसे फेमस त्योहार है। ठीक, चलिए 21 में है G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, इसका थीम क्या है। ये कर रहा है भारत, और इसका है थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। हो सकता है कि 2023 में भारत में हुआ है, तो इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था भारत में। इसका थीम था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक, जब भी भारत में थीम देता है तो कुछ ऐसा ही देता है, एक परिवार एक विश्व, एक परिवार एक राष्ट्र एक अथी करता है ये, है ना। तो भारत कुछ ऐसा देता थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन नंबर में है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हाँ, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है सिक्किम, है ना। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करेगा कौन, तो सिक्किम। देखो कुछ कुछ जो अपने पड़ोसी देश है ना, उसमें से पड़ोसी देश में से कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है उसका हम कर लेते हैं ट्रिक से, ताकि आपको सब याद आ जाए कि कौन कौन देश से कौन कौन सा राज्य भारत का लगा हुआ है। ठीक, चलिए आइए देखिए। देखो अगर बात रहेगा बांग्लादेश का, अगर बात रहेगा बांग्लादेश का, तो भारत के सबसे अधिक और लंबा सीमा लगता है यही का बांग्लादेश का। कितना, लगभग 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके, बांग्लादेश के साथ भारत का, है ना। इसमें याद रखेंगे ट्रिक कौन कौन सा राज्य इससे मिलता है, तो याद रखेंगे बंगले में अमित्र, बंगले में अमित्र, ये सब राज्य जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। मतलब पश्चिम बंगाल, में रखेंगे मेघालय, आ से असम, मी से मिजोरम, और त्रा से त्रिपुरा, ये सब रखेंगे आप किसमें, बांग्लादेश में। बंगले में अमित्र ट्रिक, ठीक है। दूसरा रखेंगे चीन, दूसरे जो सबसे बड़ा पायदार देश है जो सीमा साझा करता है भारत का, वो है कौन, चीन। और रखेंगे चीन करता है, सॉरी, चीन 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। 3488 किलोमीटर सबसे सेकेंड है ना। इसमें रखेंगे आरुषि, इसमें रखेंगे आरुषि, इसमें रखना आरुषि, आरुषि उत्तराही जाम से, आरुषि उत्तराही जाम से। ऐसा रहेगा कौन, कि जो चीन से सीमा साझा करता है वो सब। आरु से रहेगा अरुणाचल प्रदेश, और से रहेगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, और ये रहेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब हो जाएगा कौन, जो चीन से करता है सीमा साझा। तो रहेगा दो बांग्लादेश हो गया, एक हो गया कौन, चीन। और एक और अब आते हैं नंबर तीसरा में है नंबर पाकिस्तान, नंबर 3 में है कौन, पाकिस्तान। ये इस सीमा साझा करता है, वो करता है 33-23, ये सीमा साझा करता है कितना, 33-23 किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर साझा करता है कौन, पाकिस्तान। इसमें रखेंगे तो बहुत सिंपल है, सब जानता है, पंगुराज, पंगुराज मतलब कि हो जाएगा क्या, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जैसे जम्मू कश्मीर, ये पाकिस्तान करता है पाकिस्तान से, है ना। तो ये होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। एक अब रखेंगे यहाँ से म्यांमार, जो इस क्वेश्चन में था, जो इस क्वेश्चन में था म्यांमार, है ना। म्यांमार जो भारत की सीमा साझा करता है वह रखेंगे हाँ, यहाँ पर रखेंगे अरुण की मम्मी, है ना। अरुण की बात रखेंगे, अरुण की मम्मी मतलब अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जाएगा मणिपुर, मिजोरम, है ना। और हो जाएगा सिक्किम, ये करता, सिक्किम नहीं, अरुण की मम्मी मतलब यही सब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब करता है किससे, म्यांमार से, है ना। और ये करता है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। ये हो गए कौन, 4 देश, म्यांमार। अब बचा कौन, अब बच रहा है एक म्यांमार हो गया, बच गया है पाकिस्तान, तो ये करिए, एक बच गया भूटान, भूटान, हाँ भूटान वाला रखेंगे। भूटान जो करता है सीमा साझा, वो करता है 699 किलोमीटर के 700 किलोमीटर के आसपास, है ना। हम रखेंगे भुट्टा पासी,
कहते हैं भुट्टा पासी, और पासी ऐसे लिखना PAASI पासी। पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ए से असम, और फिर ए से अरुणाचल प्रदेश, और सी से सिक्किम। ये सब आता है कि हाँ कहाँ से, भूटान से। तो ये सब कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के राज्यों से सीमा पता करता है और सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, हाँ ये सब कुछ देश इस तरह से है। ठीक, चलिए और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर अगला में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हो जाएगा आपका कि 23 में कि तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है। हाँ, तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। क्या हो जाएगा, शूटिंग, है ना। आप देखेंगे शूटिंग 2023 में जीता था, कांस्य पदक जीती थी लड़की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, शूटिंग। 24 में है कि किस चोल शासक ने निशुंभ सुदिनी के लिए एक मंदिर बनवाया था। हाँ, चोल शासक के जो सबसे प्रमुख संस्थापक था वो था विजयालय, और विजयालय ही बनाया था ये निशुंभ देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर। तो आप रखेंगे इसका आंसर जो कौन, विजयालय हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसको याद रखेंगे, है ना। और इसमें से अगर बोलेंगे राजराज प्रथम, तो यही चोल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था राजराज प्रथम, और यही राजराज प्रथम जो है बनाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। अगर पूछे चोल वंश की राजधानी कहाँ था, तो तंजौर या तंजावुर था। आज रखेंगे चोल वंश जो सबसे पहला राजधानी था, जो पहला राजधानी था वो था उरैयूर, उरैयूर। लेकिन विजयालय पल्लव से तंजावुर को जीत के तंजावुर बनाया था राजधानी, आज रखेंगे, है ना। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है आदित्य प्रथम, वो सेकेंड इसका शासक था विजयालय के बाद। उसने उपाधि धारण किया था क्या, कोदंड राम का उपाधि धारण किया था। और एक रखेंगे राजेंद्र प्रथम जो है ये उपाधि धारण किया था किसका, गंगईकोंड चोलपुरम के, क्योंकि ये गंगा के सारे क्षेत्रों को जीत गया था, है ना। तो याद रखेंगे यहाँ से गंगईकोंड चोलपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 21 फरवरी 2023 को कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। हाँ, जब ये समाचार अखबारों में आया था तो बहुत फेमस हुआ था कि देखो अभी क्या होता है, जैसे हम लोग बिहार से है, तो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो अगर हमारे को कोई केस है और वो जारी करे इंग्लिश में, और हमको इंग्लिश आती नहीं, तो फायदा क्या है, हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए केरल सरकार के केरल के हाई कोर्ट ने क्या किया कि अपने न्यायालय को जो है, अपने न्याय को अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया, ताकि सबको उसको पढ़ सके, जान सके कि क्या न्याय उसको मिला है। ठीक है, ये अच्छा बात है। तो इसका आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। 26 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख है। हाँ, ये 41 में है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि भारत के हर एक आदमी को कार्य का मौका मिलना चाहिए, मतलब काम करने का अधिकार अवसर मिलना चाहिए, ठीक ना। तो अब जब आज बात आ गया है इसका नीति निर्देशक तत्व का, तो आप रखेंगे नीति निर्देशक तत्व है कहाँ पे, भाग 4 में है क्या नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 41 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो आइए सब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से कि किस किस में क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार बनता रहता है, हम रिपीट कर देंगे, आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, तो बार बार रिपीट करके देख लेंगे, याद रहेगा। आर्टिकल 36 सबसे पहले शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा दिया गया है, मतलब उसमें परिभाषा है ना। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कुछ शर्तें रखा गया है आर्टिकल 37 में। और आर्टिकल 38 में कहा गया है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का अधिकार है। कहाँ पे, आर्टिकल 38 में आगे रखेंगे इज्जत से अच्छे से। और इसी में रखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब हो, कैसे होगा, तब जब संसाधनों का अच्छे से सभी लोगों में सभी समाज में बंटवारा होगा, मतलब कि संसाधनों का बंटवारा रहेगा तभी आर्टिकल 38 ही होगा। और 38 में ही याद रखना, आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना भी है किसमें, आर्टिकल 38 में ही। तो ये तीनों रखेंगे आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 में कहा गया है, आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक व्यवस्था,
समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक व्यवस्था कहाँ पे, आर्टिकल 39 में है। अब रखेंगे बढ़िया से, है ना, आर्टिकल 39 में। और आर्टिकल 40 में पता है पंचायती राज के बारे में कहा गया है, कहाँ पे, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 जो भी यही था, है ना, कि सभी को काम करने का, काम मिलने का अधिकार, राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी लोगों को, राज्य के सभी लोगों को काम देगा, रोजगार देगा। ये आर्टिकल 41 में है। 42 में कहा गया है कि काम के लिए उचित और मानवोचित दशा, काम के लिए उचित और मानवोचित दशा का बंद किया गया, कहाँ पे, आर्टिकल 42 में। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी को हम काम पे रखे हैं और वो बीमार पड़ गया तो उसे जबरदस्ती काम करवाएंगे, ये अपराध है ना। तो इसलिए बोला गया है काम के लिए मानवोचित दशा, कि वो सही दशा में है कि नहीं, काम करने की दशा में है कि नहीं, तभी काम करवाया जाएगा, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। इसी में प्रसूति महिला को या जो गर्भवती महिला है उसको लीव दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, ताकि वो काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रसूति के बारे में चर्चा किया गया है इसी में 42 में। 43 में कहा गया है, 43 में कहा गया है कि कामगार, 43 में कहा गया है कि सभी लोगों को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, सभी लोगों को काम के लिए अवसर तलाशने का उसमें छूट दिया गया, अधिकार दिया गया है। और इसी 43 के 1 में कहा गया है कि कामगारों का उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, ध्यान रखेंगे, इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 43 के का में, कि कामगारों का उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, आधा 43 के काम। 44 में सबसे आसान है, जिसको बोलते हैं यूसीसी, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता, कहाँ पे, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। 45 में है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, बिहार सरकार देगा, है ना, ये हो गया 45 में। 46 में सबसे इम्पोर्टेंट है, 46 में है SC ST और दुर्बल वर्ग, SC ST और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और उसके पोषण स्तर के बारे में, मतलब कि उसके स्वास्थ्य के बारे में सही देखभाल करेगा राज्य। ये कहा गया कहाँ पे, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में है कि राज्य अपने राज्य के सभी लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के बारे में देखभाल करेगा, कौन, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में है। और आर्टिकल 48 के काम में कहा गया है कि वन एवं वन्यजीव की देखभाल करेगा, कौन, राज्य। ये हो गया 48 के काम। 49 में है राष्ट्रीय हित के सभी स्मारक और स्थान का सुरक्षित संरक्षण करना है। और 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका में पृथक्करण। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। इस तरह से होता है क्या, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इस सभी आर्टिकल को याद रखिएगा, जल्दी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी बात नहीं याद रखेंगे तब भी मुबारक, याद रखेंगे तब भी मुबारक, है ना। मेरा काम है, मेरा काम है बकवास करना, बकवास करके हम चल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे सुनेंगे। बात पहुंच चुका है कहां तक, बात पहुंच चुका है क्वेश्चन नंबर 26 तक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है वो भरतनाट्यम के हैं, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध प्रतिपादक है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ध्यान रखेंगे, कभी मौका मिलेगा ना तो जितने भरतनाट्यम के सभी नर्तकी है, नर्तक है, उसका हम ट्रिक बनाए हुए हैं, करवा देंगे अलगे से सबका। भरतनाट्यम हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, कुचिपुड़ी हो, ये सब करवा देंगे हम ट्रिक से, है ना। अब इससे थोड़ा टाइम कम होता है, इसके थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, अदरवाइज सेशन लंबा हो जाएगा तो आप ही नहीं देख पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है। सबसे बड़ा ताजा पानी की झील कौन, बुलर झील फेमस है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चिल्का उड़ीसा में खारा पानी की झील है। पावाई कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। डल जिसको है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है। हाँ, राजस्थान में है कौन, कालीबंगन। कालीबंगन है राजस्थान में। नागेश्वर ये पड़ेगा आपको गुजरात में। चंगुदड़ो पंजाब मतलब कि पाकिस्तान में। और मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक। 30वां क्वेश्चन में है कि भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था। इसको रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसे भी करना है कर लेंगे। प्राक्कलन 50 मतलब 1950 में। 31 में है कि लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। दूसरा जो आया था सबसे प्रमुख शासक उसका था, वो था सिकंदर लोधी, जो मूर्ति पूजा को मतलब कि सब मंदिर और मूर्ति को तोड़ दिया था सब जगह, है ना। खास करके कहाँ पे, असम में जो अग्नि देवी का एक मंदिर था उसको तोड़ दिया था। आप देखेंगे कौन, वही सिकंदर लोधी। और सबसे अंतिम था, तीन ही को था, सबसे अंतिम जगह कौन, इब्राहिम लोधी, जिसको बाबा हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। तो आप देखेंगे संस्थापक कौन,
बहादुर लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो जवाहर योजना शुरू किया गया था 89 में, मतलब कि 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, है ना। देखो क्लास 10 में जब पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स हम, है ना, तो उसमें बहुत एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ योजना कौन दिया गया है और जनरली वही सब योजना पूछता है ना। तो ध्यान रखेंगे कुछ योजना के बारे में हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रह जाएगा, कम से कम एनसीईआरटी वाला, बाकी आप अंग्रेजी नहीं, लेकिन जो बातें जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको आप याद कर लें ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। चलिए देखिए, एक आप रखेंगे ट्राइसेम, एक आप रखेंगे आप क्या, ट्राइसेम। ट्राइसेम ये योजना शुरू किया गया था 1979 में, 1979 में, है ना। एक आप रखेंगे, आप बोल देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, बोल देते हैं। अगर दिखेगा ट्राइसेम तो आप रखेंगे 79। अगर दिखेगा ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना दिखेगा तब हो जाएगा 79 में। ग्रामीण रोजगार कहां पे, 79 में, मतलब 1979 में ग्रामीण रोजगार कहां पे हो जाएगा, 1979 में। यही दिख जाएगा आपको ग्रामीण युवा रोजगार, आपको दिख जाएगा कि ग्रामीण युवा रोजगार तब करेंगे 1980 में। ये रह जाएगा कौन, ग्रामीण रोजगार दिखेगा तो 79 में, और दिखेगा आपको ग्रामीण युवा रोजगार तब करेंगे 1980 में, 1980 में, है ना। ग्रामीण युवा रोजगार कहां पे, 1980 में। यही एक दिख जाएगा आपको, यही एक दिख जाएगा आपको सिर्फ ग्रामीण रोजगार, कहां पे, सिर्फ अच्छा ये ग्रामीण युवा रोजगार। कहीं कहीं पे दिख जाएगा आपको भूमिहीन, कहीं कहीं पे दिखेगा आपको भूमिहीन रोजगार योजना, तो आप करेंगे 83 में, मतलब कि 1983 में। कहीं कहीं पे दिखेगा जवाहर रोजगार, तो यही करेंगे 1979 में, 1989 में, 79 में। कहीं कहीं पे दिखेगा काम के बदले अनाज, तो ये दिखेगा 2004 में, काम के बदले अनाज 2004 में। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है ताकि ये समस्या पैदा ना करे, ठीक है। हाँ, इस सब को याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 हो गया। अच्छा, इसका था 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का लिखना है क्या कि कब कब ये हुआ है, पंचवर्षीय योजना जो हुआ है जल्दी से कर देते हैं, जल्दी से रखना, है ना। इसको नोट कर लेंगे आप, एनसीईआरटी वाला था क्लास 10 का, वही सबसे सवाल पूछता है। लिख लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब तक 12वें पंचवर्षीय योजना जल्दी से लिख लेते हैं। ये हुआ है 1951 से 56 तक, ये हुआ है 56 से 61 तक, 56 से 61 तक, ये हुआ 61 से 66 तक, और ये हुआ है 66 से लेकर के नहीं 66 से नहीं, ये हुआ है 69 से लेकर के 74 तक, ये हुआ है 74 से लेकर के 78 तक, और छठा हुआ है 78 से नहीं 80 से लेकर के 85 तक, और ये हुआ है 83 से लेकर के 90 तक, और ये हुआ है 92 से 97 तक, 9वां हुआ है 97 से 2002 तक, 10वां हुआ है 2002 से लेकर के 2007 तक, 5 लोग ना 5 साल, फिर 2007 से लेकर के 2012 तक, 2012 से लेकर के 2017 तक, है ना। तो यही 12 चला है पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखेंगे, है ना। और जहां जहां छूट गया है डेट, मतलब कि इसको छूट गया है वहां पर चला था कौन, रोलिंग प्लान, मतलब कि अमृत योजना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ चला है कहाँ, 61 से हो गया, यहाँ पे जहाँ खत्म हुआ 66 में, शुरू हुआ 69 से, तो यहाँ चला था क्या, अनवरत योजना, चला था कौन, अनवरत योजना 3 को। उसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पे शुरू हुआ, देखो कहाँ पे 78 में लास्ट हुआ, शुरू हुआ 80 में, चला था 2 कौन, अनवरत योजना रोलिंग प्लान। वही कहते देखेंगे यहाँ 90 में खत्म हुआ, शुरू हुआ 92 में, तो यहाँ चला है 2 अनवरत योजना रोलिंग प्लान। तो हम बोले थे जवाहर रोजगार, ये कब शुरू, जवाहर रोजगार कब शुरू हुआ, जवाहर रोजगार शुरू हुआ है 1989 में, तो हम किसमें आएगा, इसमें आएगा, मतलब कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार लॉक हो जाता है इसमें।
हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33 में कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते हैं। हाँ देखो, गुप्त काल में जो भूमि दान देते थे, है ना, गुप्त काल में जो भूमि दान देते थे उसको कहते हैं क्या, अग्रहार। गुप्त काल में जो भूमि दान देते हैं ब्राह्मण को उसको बोलते हैं अग्रहार। जो भूमि मंदिर के लिए दान करते हैं, मंदिर के लिए दान करते हैं उसको बोलते हैं देवदान। जो भूमि स्कूल के लिए दान करते हैं उसको बोलते हैं साला भोग। और जो भूमि गैर ब्राह्मण को, मतलब कि भूमि के किसानों को दान करते हैं उसको बोलते हैं बेलन वगाई। और देखेंगे, अगर गैर ब्राह्मण है तो बेलन वगाई, स्कूल के लिए है तो साला भोग, मंदिर के लिए है तो देवदान, और पंडित को है तो अग्रहार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में है कि किस हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली समुद्री लैंडिंग किया था। ये किया था MH60R किया था। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर है। 35 में है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन, राजा राम मोहन राय। इसको बताया था ट्रिक से, पहले का क्वेश्चन में भी, पहले का क्वेश्चन में भी राजा राम मोहन राय का ट्रिक आप रखेंगे। आप राजा राम मोहन राय से संबंधित जो है ना एक रखेंगे ट्रिक, है ना। कौन ट्रिक पता है, याद रखना कि राजा के जो आत्मा था वो वेदांत ब्रह्मा में था। राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, इस ट्रिक पर रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ट्रिक क्या है, ट्रिक है राजा के आत्मा वेदांत ब्रह्मा में, मतलब कि राजा राम मोहन ने अपना स्थापना किया है, सब इसमें आ जाएगा। आत्मा से हो जाएगा आत्मीय सभा, वेदांत से हो जाएगा वेदांत कॉलेज, और ब्राह्मण से हो जाएगा ब्रह्म समाज। इसका स्थापना हुआ था 1815 में, ये हो जाएगा 1825 में, हो जाएगा 1828 में। ये सबका स्थापना किए थे कौन, राजा राम मोहन राय। मतलब कि आत्मीय सभा 15 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, और ब्रह्म समाज 1828 में। 1829 में ये किए थे क्या, सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, है ना। तो यह ध्यान रखेंगे, ये था राजा राम मोहन राय के। और इसी में एक था आपको, इसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है कौन, एक ऑप्शन केशव चंद्र सेन है। एक ऑप्शन दिया हुआ कौन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन पहले थे इसी ब्रह्म समाज में ही, इसी के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो इससे अलग हो गए, ब्रह्म समाज से क्या हो गए, अलग हो गए। और उसने अपने एक अलग स्थापना किया जिसको बोला गया भारतीय ब्रह्म समाज। उसको दिया गया क्या नाम, भारतीय ब्रह्म समाज। तो ध्यान रखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना रहेगा तो केशव चंद्र सेन। और एक है देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना, देवेंद्रनाथ टैगोर के थे तत्वबोधिनी सभा का स्थापना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, मान रखेंगे। और राधाकांत देव कोई काम नहीं किए हैं। 36 में है कि कौन सा भारत में विद्यमान एक भाषा परिवार नहीं है ना। तो देखो, अफ्रीकी एशियाई जो है ये भाषा परिवार नहीं है। बाकी तिब्बती बर्मन जो तिब्बत की उधर आता है, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इस सब क्षेत्रों में बोला जाता है तिब्बती बर्मन भाषा। द्रविड़ साउथ इंडियन भाषा बोला जाता है द्रविड़ भाषा। और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोला जाता है, उड़ीसा हो गया, पश्चिमी पूर्वी बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसे बोला जाता है क्या, असम हो गया, इसे बोला जाता है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। तो इसका मतलब कौन, अफ्रीकी एशियाई भाषा भारत में लागू नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 37 में है कि सीरस और क्यूमुलस, सीरस और क्यूमुलस के प्रकार, मतलब किसका प्रकार है, तो सीरस और क्यूमुलस जो है ना वो है बादल के प्रकार, है ना। ये बादल का एक प्रकार है। सीरस जो होता है घुंघराले बाल की तरह, है ना। सीरस जो होता है ना बादल, वो होता है घुंघराले, कोई देखिए बादल जो होता है कुछ ऐसा सा रहेगा, बादल जो होता है कुछ ऐसा ऐसा रहेगा, तो इसको बोलते हैं सीरस। इस बादल को बोलते हैं क्या, सीरस। एक है क्यूमुलस, जहां पे कहीं पर ऐसा बादल दिखेगा, कहीं पे दिखेगा ऐसा बादल, है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलस। इसको बोलते हैं क्या, क्यूमुलस बोलते हैं, है ना। और एक होता है स्ट्रैट्स, एक होता है स्ट्रेट्स, मतलब टाइप है वो होता है स्तरीय, मतलब कि ऐसे ऐसे रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैट्स। ये हो गया सीरस, ये हो गया क्यूमुलस, ये हो गया स्ट्रैट्स। मतलब के 3 टाइप होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि दिल्ली सल्तनत के संबंध में शासक और पूर्वाधिकारी का कथन संयोजन सही है। पहले चुनना है आपको शासक और बाद में रहेगा पूर्वाधिकारी, मतलब कि उससे पहले जो था
वो। तो ऑप्शन एक ही इसका आंसर सही है कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन एक में कि अलाउद्दीन खिलजी और बाद में जलालुद्दीन खिलजी। तो सही बात है, जलालुद्दीन के बाद आया था अलाउद्दीन। और बाकी दो में ऑप्शन दिया हुआ है इल्तुतमिश और बलबन, नहीं ये गलत है। पहले आया था इसमें हो जाएगा कौन, पहले आया था इल्तुतमिश और बाद में जाएगा कौन, बलबन। तो ये पूर्वाधिकारी नहीं है, ये उत्तराधिकारी है। यहाँ चुना है कौन, शासक के पूर्वाधिकारी, मतलब शासक से पहले जो आया था। ठीक, बाकी कोई नहीं आंसर है इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन 39 में है कि फूड कॉन्क्लेव 23 इनमें से किस राज्य में हुआ था। ये फूड कॉन्क्लेव जो हुआ था ये हुआ था 2023 में तेलंगाना राज्य में, ठीक है ना, तेलंगाना में। 40 में है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद कर देता है। तो इसका टाइम होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, ये होता है 6 महीने के लिए। 6 महीना के लिए वो बनेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, तो हट जाएगा। 41 में है कि किस व्यक्तित्व को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 व्यक्तित्व हो जाएगा कौन, नीरज चोपड़ा, अपना वाला शक्तिशाली भीम नीरज चोपड़ा। ठीक, 42 में है कि कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। हाँ देखो, इसी सब के लिए हम आए थे ट्रिक, यही सब दिन के लिए हम ट्रिक बनाए हुए हैं कि तीसरा पूछ दे, चौथा पूछ दे, 20वां पूछ दे, 25वां पूछ दे, कोई पूछ दे तो हमको दिक्कत नहीं हो, है ना। तो जैन तीर्थंकर अभी तक हुआ करना के 24 गो, तो सब तो करना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक पूछता है वहां तक बता देंगे, उससे जल्दी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गार्ड नहीं छूटेगा, ठीक ना। आखिर नहीं छूटा है, देखो कैसे। जैन तीर्थंकर में आप रखेंगे, आप एक ट्रिक रखेंगे, री अजित भाई, आप बोलेंगे री अजित भाई, है ना। आप बोलेंगे क्या, री अजित भाई अभी, री अजित भाई अभी शून्य आर, और बोलेंगे पासे में महाविहार। पासे में आप क्या बोलेंगे, पासे में महाविहार। इसे किसे बोलते हैं, रे अजित भाई, चल ना पासे में महाविहार घूमने जाना है, ठीक ना, ऐसे बोलना है। री अजित भाई अभी शून्य आर पासे में महाविहार, बोलना है क्या, री अजित भाई अभी शून्य आर पासे में महाविहार। तो इसको रखेंगे, री से हो जाएगा ऋषभ देव, री से हो जाएगा ऋषभ देव, मतलब कि जैन धर्म में पहले जो तीर्थंकर था वो था कौन, ऋषभ देव, ये हो जाएगा पहला। दूसरा होता है अजितनाथ, दूसरा में होता है कौन, अजितनाथ। तीसरा में होता है संभवनाथ, चौथा में होता है अभिनंदन, चौथा है कौन, अभिनंदन। तो शुरू से लेकर 4 तक आप रख लेंगे आप ऐसे, ऋषभ देव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। सोचा हो गया। अब यहां से है 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां। कैसे कैसे, शून्य से आप रखेंगे, आप शून्य में 2 गो है, शून्य में है 2 गो, एक आप रखेंगे आप, एक है सुब्रतनाथ और एक है नेमिनाथ। याद रखेंगे सुब्रतनाथ और 21वां में नेमिनाथ। 22वां में होता है अरिष्ट नेमि, 23वां में पार्श्वनाथ, 24वां में महाविहार, मतलब कि शून्य आर पासे में महाविहार। तो इस तरह से पहला 4 गो और अंतिम के 5वां रख सकते हैं, किसका, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, है ना। तो इसमें था तीसरा, तो तीसरा कौन, संभवनाथ, तीसरा हो जाएगा संभवनाथ, रियाजित भाई शून्य आर पासे में महाविहार, है ना। इसको याद करेंगे ना, बबुल क्या आता जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था बेस्ट क्वेश्चन। आते हैं 43 में। 43 क्वेश्चन जो है ना, 43 जो क्वेश्चन है वो है कौन, कि निम्न में कौन AI भाषा मॉडल LLAMA लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये बेटा तैयार करेगा, करंट अफेयर। आगे बढ़ते हैं। 44 में है कि मुगल गार्डन के डिजाइन को किसने अंतिम रूप दिया। हाँ, मुगल जो गार्डन है उसको अंतिम रूप दिया है कौन, एडविन लुटियंस जो है दिया है अंतिम रूप मुगल गार्डन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बना दिया था। ये दिया है कब, ये दिया है 1916 में, 1916 ईस्वी में नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, क्या, ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में।
46 में है कि मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको PFRDA बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में बना है कौन? ये बना था दीपक मोहंती। दीपक मोहंती बना है पेंशन एवं फंड नियामक के अध्यक्ष। 47 में है कि 17वीं सदी के किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को आश्रय दिया? हाँ, तो दारा सिकोह को आश्रय था औरंगजेब के भाई था ये कौन? दारा सिकोह, है ना। और ये चूंकि पढ़ा लिखा बहुत अधिक था, औरंगजेब ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो अधिकांश पब्लिक चाहता था कि दारा सिकोह ही बने शासक, लेकिन औरंगजेब बड़े हराम टाइप का आदमी था, तो वो जो है इसको मारे चक्कर में लग रहा था। इसी से डर के भाग दारा सिकोह भाग गया था कहाँ पे? गुरुओं के पास। और उसमें था कौन उस समय? गुरु हर राय। तो गुरु हर राय के पास गया था, उसको संरक्षण दिया था। हालांकि बाद में इसके बदले औरंगजेब हर राय को मरवा दिया था, याद रखेंगे, है ना। तो सिखों के 2 गुरु को मरवा दिया है स्पेशली, है ना। नहीं, हर राय को मरवा था, हर राय से पकड़ के लाख दारा सिकोह को मरवा दिया था, है ना। सिख के 2 गुरु को मरवा दिया था, कौन? एक रखेंगे तेग बहादुर जो 9वां गुरु था, और रखेंगे अर्जुन सिंह जो 5वां गुरु था। मतलब कि 5वें गुरु और 9वें गुरु, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। तो जब 9वां गुरु मरवा दिया था, तो वही 10वां गुरु जो बना था, जिनका जन्म हुआ है कहाँ पे? पटना में, जिसको बोलते गुरु गोविंद सिंह। वही दिया है सिख धर्म को 5 ककार, वही कड़ा कंगन कच्छा ये सब बोला जाता है, दिया था अपने को, मतलब कि मजबूत अस्तित्व लाने के लिए, है ना। 48 क्वेश्चन में है कि सर फ्रेडरिक बेंटिंक, अच्छा इसमें क्वेश्चन कुछ छूट गया है क्या? हाँ, इसमें वही हो गया, तो वही गया। हाँ, और ये मरवाया था किसको? तेग बहादुर को। और जहांगीर मरवाया था किसको? इसको अर्जुन देव को, है ना। 48 में है कि सर फ्रेडरिक बेंटिंक किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? हाँ, फ्रेडरिक बेंटिंक जो है खोज किया था इंसुलिन के। इंसुलिन जो हमारे शरीर में हार्मोन निकालता है, जो क्या करता है? शुगर को बैलेंस करता है ना। उसकी खोज किया था कौन? बेंटिक। और कई बार देखेंगे ओजोन के खोज किया था, देखेंगे फैब्रिस खोज किया था। फैब्रिस का खोज किया था कौन? किसका? ओजोन का, है ना, ओजोन का। और कहीं क्लोरीन, तो क्लोरीन को खोज किया था सीले वैज्ञानिक। और कहीं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को खोज किया था सिम्पसन, जो है इसका प्रयोग किया था निश्चेतक के रूप में, कोई जिसको बोलते हैं बेहोशी की दवा के रूप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि चंद्रबल दाई किस राजा के दरबारी कवि थे? ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, और इसने एक बुक लिखा था पृथ्वीराज रासो। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रदाई की किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, और ये रहते थे किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। और 50 क्वेश्चन है कि एरिक गारसेटी को मार्च 2023 में भारत के लिए किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया था अमेरिका के राजदूत था कौन? एरिक गारसेटी। तो इस तरह से सिर्फ जीके का हुआ 50 क्वेश्चन, है ना। और अब अगले सेशन में करेंगे साइंस का 25 क्वेश्चन। उसको मैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा चाह देती, क्योंकि साइंस आपको याद नहीं करना, समझना भी है। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के लिए। ये बिहार के एसएससी इंटर लेवल का जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 25 को देखेंगे, फुल सेट 25 को, उसका पहला सेट था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।